Hello, good morning to all. Today I am going to start this topic performance of the contract of sales of goods. This is a part of the Sales of Goods Act 1930. Before starting this topic, we will discuss in shortly what is the who is the seller, who is the buyer, and duties of the seller and buyer. So, seller is the seller can be defined as a person who agrees to sell goods. Rights of the seller, he can reserve the rights of the goods until and unless payment of goods is done. He can assume that the buyer has accepted the goods or not. Deliver the goods when the buyer would apply. अगर बायर ने डिलीवरी के लिए अप्लाई किया है तो वो गुड्स डिलीवर कर सकता है सेलर, अदरवाइज वो अपने पास ही रख सकता है जब तक बायर बोलता नहीं उनको कि डिलीवर कर दो गुड्स, वहाँ कंडीशन रहेगी. देन ही कैन मेक द गुड्स डिलीवर इन इंस्टॉलमेंट्स व्हेन सो एग्रीड बाय द बायर. इंस्टॉलमेंट्स पे गुड्स डिलीवर करना है, बायर एग्रीड है या कंडीशन वैसा है तो गुड्स इंस्टॉलमेंट में डिलीवर कर सकता है. Then he can have the possession of the goods until the buyer hasn't paid for the goods. He can have the possession of the goods until the buyer hasn't paid the goods. Then he can stop the delivery of goods and resume possession of the goods unless and until the payment is done for the goods. वो स्टॉपेज भी कर सकता है अगर पेमेंट नहीं मिला तो, या लिन कर सकते हैं उसके ऊपर, रिटर्न कर सकता है, रिगेन कर सकता है या रिसेल भी कर सकता है. ही कैन रिसेल द गुड्स अंडर सर्टन कंडीशंस. ही कैन ब्रिंग द गुड्स बैक इफ इट इज नॉट अ डिलीवर टू द बायर. अगर डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो 100% तो सो he can back the goods. Then he can sue the buyer if the buyer fails to make the payment on a certain day in terms of the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है और फेल हो गया है पेमेंट करने के लिए, तो ये सेलर सूट दाखिल कर सकता है बायर के ऊपर. Then duties of seller, he should make an arrangement for the transfer of property to the buyer. अगर सेल होता है, प्रॉपरली पेमेंट मिलता है उनको, तो his duty of arranged for the transfer of the property to the buyer. Then he should check whether the goods are delivered properly or not. उनकी ड्यूटी है कि गुड्स चेक करना है, डिलीवरी प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, गुड्स कंडीशन अच्छी है या नहीं है. Then he should give a proper title to the goods which he has to pass to the buyer. Proper titles means जो गुड्स वो डिलीवर कर रहा है सेलर, तो वो उनका प्रॉपर टाइटल है या नहीं, खुद के गुड्स है या किसी और के गुड्स कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, या कुछ फॉल्टी है, जब उसका टाइटल क्लियर नहीं है, तो टाइटल को चेक करके उनको डिलीवर करना चाहिए. Then he should deliver the goods according to the terms of the agreement. Then he should ensure that the goods supplied should be agreed to the implied condition and warranties. तो कंडीशन है, वारंटीज है, देन एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करके ही उनको गुड्स डिलीवर करना है. देन ही शुड कीप द गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट. जब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं होती, डिलीवरी होती नहीं, तब तक वो गुड्स की कंडीशन अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि बायर उसको पूछ सकता है कि
मेरे गुड्स जो मेरी कंडीशन थी वो कंडीशन होना जरूरी है, जब तक वो उसके पास गुड्स पहुंचते नहीं, जाते नहीं वहाँ पर। इन ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम होता है तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें कंडीशन रहती है। देन ही शुड डिलीवर द गुड्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम पीरियड मेंशन रहता है उसमें कि कौन से स्पेसिफिक टाइम में मिलना जरूरी है, क्योंकि उनकी नेसेसिटी बायर की क्या है या उनके पास अवेलेबिलिटी क्या है सेलर के पास, वो सब देख के ये टाइम फिक्स किया जाता है, स्पेसिफिक टाइम, ये टाइम पर वो गुड्स पहुंचाने चाहिए। अगर पहुंचते नहीं है तो वो सूट दाखिल कर सकता है या पेमेंट रोक सकता है बायर। तो उसका राइट रहता है बायर का। देन ही शुड बियर ऑल द एक्सपेंसेस फॉर व्हिच द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड। अगर कंडीशन में है, एग्रीमेंट में है, तो बियर ऑल द एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस है, डिलीवरी के जो एक्सपेंसेस है, उनके ड्यूटीज रहेगी कि वो पेड करना है। प्रॉपर आवाज आ रही है ना सबको? हेलो? Then he should deliver the goods as said by the buyer in the contract in an agreed quantity। वो जो क्वांटिटी है वो डिलीवरी के जो टाइप्स है उसमें आ जाएगा सब, कौन कौन से टाइप्स है डिलीवरी के। तो उसमें जो क्वांटिटी है, एग्रीड क्वांटिटी जो भी है कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्वांटिटी मिलना जरूरी है, पूरा कंप्लीट 100%। देन टू डिलीवर द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट्स ओनली व्हेन द बायर वांट्स। अगर बायर चाहे तो ही इंस्टॉलमेंट में आप गुड्स सप्लाई कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 100% गुड्स डिलीवर करना है। देन ही शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर द गुड्स while दे आर इन द कस्टडी ऑफ द कैरियर। वो जो करियर में जो गुड्स रहेंगे उसका अरेंजमेंट करना आपकी ड्यूटीज रहेगी। देन हु इज बायर? The buyer can be defined as a person who buys goods from the seller. Then rights of the buyer, he should get the delivery of the goods as per contract। उनका क्या राइट्स है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स के डिलीवरी की जो कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए कंडीशंस है वो उनको डिलीवरी वैसे ही मिलना चाहिए। देन ही कैन रिजेक्ट द गुड्स इफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नॉट एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। वो गुड्स रिजेक्ट कर सकता है और डैमेज भी क्लेम कर सकता है कि उनको क्वालिटी जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दिया है वैसी क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं मिलती है। तो देन टू डिनाई द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड इन द इंस्टॉलमेंट्स विदाउट एनी एग्रीमेंट टू द इफेक्ट्स। अगर एग्रीमेंट में कोई वैसा प्रावधान नहीं है, मेंशन नहीं किया है कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में क्या करनी है, अगर वो इंस्टॉलमेंट में करता है तो वो डिनाई कर सकता है वो डिलीवरी को। Then seller should inform him when the goods are to be sent by sea route so that the buyer may arrange for their insurance। जो अपन इंश्योरेंस में पढ़ते हैं कि मरीन इंश्योरेंस जो रहता है वो इंश्योरेंस करना जरूरी है थ्रू द बायर, अपना थ्रू द सेलर। वो सेलर में जरूरी रहता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहती है। जहाँ पर रिस्क है ये छोटे छोटे जो सेलिंग परचेसिंग रहती है वहाँ पर ठीक है, लेकिन बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स क्या रहते हैं, मशीनरीज रहती है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ पार्ट्स रहते हैं, तो बहुत बड़े रहते हैं, वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहती है और वहाँ पर डिलीवरी का और ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ द दिस प्रोडक्ट 10 to 50%, मतलब इतना कॉस्ट रहता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंटरस्टेट भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर जरूरी है एट द टाइम ऑफ गुड्स डिलीवरी। देन ही कैन एग्जामिन द गुड्स फॉर चेकिंग वेदर दे आर इन द एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जामिन कर सकता है, गुड्स एग्जामिन करना चाहिए,
चेक करना चाहिए कि एग्रीमेंट्स में जो जैसे लिखा है वैसे गुड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। If he has already paid, he can sue the seller for recovery of the price if the seller fails to deliver the goods. अगर गुड्स ऑलरेडी पेड किया है, पोस्ट पेड किया है गुड्स का जो बाय किए, अगर वो प्रॉपर नहीं मिल रही आपको डिलीवरी उनकी, अगर फेल्स हो गया डिलीवरी गुड्स की डिलीवरी फेल हो गई, तो ऐसे टाइम में ही कैन सू द सेलर फॉर रिकवरी द प्राइस. Then he can also sue the seller for damages or the seller's wrongful neglect or the seller refuses to deliver the goods to the buyer. अगर इन ट्रांजिट में या वहाँ स्टोर में उनके कुछ डैमेजेस होते हैं तो बायर सू दाखिल कर सकता है अगेंस्ट द सेलर, क्योंकि निग्लिजेशन की वजह से कुछ नुकसान होता है उनके गुड्स का, तो सूट दाखिल कर सकता है. Then he can sue the seller for damages for breach of a warranty or breach of a condition. पहले चैप्टर टॉपिक में देखा है आपने, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है, ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, तो ऐसे टाइम में वो डैमेजेस भी डिमांड कर सकता है, रिकवर कर सकता है सेलर से. He can sue the seller for the damage of breach of contract. Then duties of the buyer. So he should accept the delivery of goods when the seller is prepared to make the delivery as per the contract. Then to have possession on it, he should pay the price for the goods. प्राइस दिया है वो प्राइस के हिसाब से उनको पे करना है. ड्यूटी से बायर की, ही शुड अप्लाई फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. अगर पे कर दिया आपने, डिलीवरी आपके हिसाब से चाहिए, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे अभी डिलीवरी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कुछ आपके पास स्टॉक की प्रॉब्लम रहते, तो आप बोल सकते हैं बायर की मैं जब बोलूँगा तब आप डिलीवरी करना है. तो ऐसे टाइम में आपको अप्लाई करना है एंड इंटीमेट करना है कि ये टाइम को आप डिलीवरी कर सकते हो. सो ही कैन आस्क टू डिलीवर द गुड्स at a particular time. He should accept delivery of the goods in installments and pay for it according to the contract. अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो रही है तो आप 100% पे कर सकते हैं या पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन में नहीं होना या कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. Then he should bear the risk of failure of deliver of goods if the delivery point is a distant place. बीच में रिस्क जो रहेंगी, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है सेलर और बायर के डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पर रिस्क इसका होना होगा, ये मेंशन होना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में जैसा है उसकी तरफ हिसाब से वो रिस्क वो ले सकते हैं कि सेलर भी रिस्क ले सकता है या बायर भी ले सकता है. ही शुड पे द प्राइस ऑन द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स एज गिवन इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ट्रांसफर ऑफ पोजीशन का जो प्राइस है, ये पेमेंट है. जैसे कि डिलीवरी के टाइम डिलीवरी का ट्रांसपोर्टेशन का भी एक्सपेंडिचर रहता है, या वो लोकल जो कोई एजेंसीज है वहाँ पर कुछ टैक्स पे करना है, एंट्री फी पे करना है या टोल पे करना है, जो भी है वो किसने देना है वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है. ही हैज टू पे फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स. अगर गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किए तो उनको पे करना है कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया और या उसका डैमेजेस वगैरह. देन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स. बिफोर दैट जो डिलीवरी है, तो डिलीवरी में टाइप्स ऑफ डिलीवरी, types of delivery here mentioned. First is actual delivery. It means actual physical delivery of the goods to the buyer or his authorized agent by the seller or his authorized agent. Then symbolic delivery, when goods are not physically delivered but the means of obtaining possession of good is delivered to buyer.
That is a symbolic delivery. Symbol is used for a delivery. For example, handing over keys of godown where goods are safely kept. डिलीवरी मतलब कि आपने एक गोडाउन कीपर को अपने कीज उसको हैंड ओवर किए तो हो गई सिंबॉलिक डिलीवरी. देन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व इन डिलीवरी. सेलर डजंट डोंट डिलीवर द गुड्स डायरेक्टली. वो थर्ड पर्सन को डिलीवर कर देते गुड्स, वो होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. फॉर एग्जांपल सेलर वो डिलीवरी कर देता है या हैंड ओवर कर देता है थ्रू वेयर हाउस मैन जो रहते हैं या स्टोर कीपर जो रहते हैं, वेयर हाउस कीपर जो रहते हैं, तो क्या करते हैं बायर को गुड्स डिलीवर कर देते हैं. मतलब कि थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, वो होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. देन पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट. यहाँ पर परफॉर्म एट द टाइम ऑफ सेम टाइम. डिलीवरी में भी एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव 3 टाइप की डिलीवरीज है. देन इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी भी हो सकती है यहाँ पर या इंस्टॉलमेंट बोलते हैं उसको. इफ द ऑर्डर प्लेस इज सो बिग एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इन पार्ट, सो व्हेन बायर एक्सेप्ट द पार्ट डिलीवरी, then that means buyer is giving the acceptance to the whole delivery. Then buyer to apply for delivery. वो अभी देखा आपने कि buyer should ask the seller to deliver the goods. Then place of delivery, कौन से place पे delivery करना है? Place of delivery should be specified by the parties. Specify करना है दो पार्टी ने कि कहाँ पर डिलीवरी करना है. अगर कई बार ऐसा होता है कि इन फ्यूचर सेल जो रहता है, मतलब कि प्रोडक्शन अभी शुरू है, कंसाइनमेंट हो गया है दोनों के, सेलर और बायर के बीच में, पेमेंट कर दिया है, शुरू है इन फ्यूचर प्रोडक्ट को, तो ऐसे टाइम में कहाँ पर डिलीवरी लेना है? तो जहाँ पर उनको कन्वीनियंट हो बायर को, वहीं पर वो डिलीवरी लेगा. क्योंकि खर्चा अगर बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ते वो ट्रांसपोर्टेशन के, तो बोलेगा कि ठीक है आप औरंगाबाद में हैं और मुझे डिलीवरी चाहिए पुणे में, अगर आपका प्रोडक्शन पुणे में है तो मैं वहीं की वहीं डिलीवरी लूँ. तो ऐसे में प्लेस फिक्स किया जाता है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी शुड बी स्पेसिफाइड बाय द parties. In case when no agreement is there, parties are silent about it, then place of contact will be considered as place of delivery. आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो. Yes, sir. सो एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि if place of contact is factory, then place of delivery will also be considered as factory. कन्वीनियंट है अगर फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बायर को, तो वहाँ पर डिलीवरी लेगा. देन टाइम ऑफ फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी शुड बी डन विद इन स्पेसिफाइड टाइम. इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड, देन डिलीवरी शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम में, अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम. देखिए अगर कोई चीज का टाइम पीरियड होता है कि कोई चीज को आपको चाहिए, समझो कुछ आप एक रेडीमेड शॉप में गए, वहां पर आपने सूट बनाने को डाला है, पेमेंट कर दिया पूरा 100%, और बोला है कि ठीक है मुझे सूट चाहिए. उन्होंने कंडीशन ओरली कंडीशन दी कि मैं तुम्हें 1 वीक में आपको सूट दे दूंगा. तो 1 वीक में अगर नहीं दिया उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि 15 दिन हो गए, है ना, 20 दिन ठीक है, 1 महीना ठीक है. अगर फिर भी वो 1, 2, 3 महीने तक नहीं दे रहा है, फिर तो रिजनेबल टाइम खत्म होता है. जो अंडरस्टैंडिंग रहते हैं वो खत्म होते हैं. तो ऐसे वो रिजनेबल टाइम रहता है. वो रिजनेबल टाइम अगर मेंशन नहीं भी टाइम, तो भी रिजनेबल टाइम होना जरूरी है. ऐसे टाइम में वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और ब्रीच ऑफ कंडीशन भी वहाँ पर होती है ऑटोमेटिकली. देन गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी. अभी थर्ड पार्टी का जो देखा है कि इफ गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, दैट्स लाइक
वेयर हाउस कीपर या वेयर हाउस मैन, स्टोर कीपर, then the seller needs to acknowledge the sale to third person like warehouse man who will then deliver the goods to buyer. देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं कि ए पर्सन के कुछ गुड्स हैं, उन्होंने बी को यूज करने के लिए दिए हैं, बी को यूज करने के लिए, और उनका जो ओरली कंडीशन है ऐसा है कि तुम यूज कर लो गुड्स 1 महीने के लिए। एट द टाइम सी वॉज कॉन्टेक्ट टू ए पर्सन, सी ने कॉन्टेक्ट किया ए पर्सन को कि जो आपके गुड्स हैं मुझे चाहिए अर्जेंटली, मैं उसका पेमेंट दे दूंगा आपको, जो भी आपकी डिमांड से उससे 10% में ज़्यादा दे रहा हूँ, मुझे गुड्स अभी चाहिए, गुड्स होना है। तो ठीक है, उन्होंने सेल कर दिया, लेकिन वहाँ पर कंडीशन डाली उन्होंने कि मैंने वो गुड्स बी को दिए हैं यूज करने के लिए 1 महीने के लिए, और आप वो ले सकते हैं गुड्स। 1 महीने के बाद पेमेंट कर लिया, सी ने ए को पेमेंट कर दिया, लेकिन जो बी पर्सन है उन्होंने एक्नॉलेज करना चाहिए सी पर्सन को कि ठीक है आपको मैं गुड्स दे रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ द ए, लेकिन ये एक्नॉलेज करना चाहिए सी को कि मैं 1 महीने के बाद आपको गुड्स दे दूंगा, अगर आपने पेमेंट कर दिया है उनको ए को। तो एक्नॉलेज करते ही वो होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, तो वो एक्नॉलेज करने के बाद ही वो वैलिड हो जाएगा वो डिलीवरी ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट। देन एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी में ए seller will borne all the expenses to bring the product to deliverable state and for obtaining the delivery buyer will borne all the expenses। अगर कंडीशन ऐसा है तो कंडीशन में सेलर भी पेड कर सकते हैं या बायर पेड कर सकते हैं एक्सपेंसेस, पूरे डिलीवरी एक्सपेंसेस, लेकिन वो कंडीशन में क्या मेंशन है डिपेंड ऑन दैट। देन डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी आइदर शॉर्ट एक्सेस मिक्स डिलीवरी, अगर शॉर्ट डिलीवरी है, एक्सेस डिलीवरी है या मिक्स डिलीवरी है, तो ऐसे टाइम में क्या क्या परफॉर्मेंस हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो परफॉर्मेंस में द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल implies delivery of goods by the seller and acceptance by delivery of goods and payment for them by the buyer in accordance with the contract। देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, पेमेंट ऑफ द गुड्स परफॉर्मेंस है, देन टाइम्स पीरियड इज इम्पोर्टेंट एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। देन delivery of goods by the seller, acceptance by delivery of goods and payment of price by buyer। The contract of sale is paid to be performed when each party to it fulfill his promise or does his duty। It is the duty of the seller to deliver the goods and of the buyer to accept and pay them in accordance with the terms and contract of sales। मतलब कि यहाँ पर ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंस है, सेलर और बायर का जो राइट्स है, ड्यूटीज है, देन डिलीवरी ऑफ गुड्स है, देन पेमेंट है एंड टाइम पीरियड ऑफ द डिलीवरी। देन बेसिक एलिमेंट्स of delivery are there must be 2 parties here, one party out of those 2 parties should have the possession of the goods, one party should transfer possession to the other, this should be done voluntarily। then mode of delivery जो अभी देखे आपने कि when the seller transfer the possession of the goods to the buyer or to person who is authorized on behalf of the buyer, it's called फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी। फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी या इन फ्यूचर में डिलीवरी वो कर सकता है। इफ द एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट डन एंड ओनली द कंट्रोल ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, देन इट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। इन दिस केस neither physical nor symbolic delivery is made। In constructive delivery, the individual possessing the products recognize that the holds the merchandise for the benefit of it and at the disposal of the purchaser। Constructive delivery is also called atonement।
Constructive delivery may be effected in the following three ways. That is there are where the seller, after having sold the goods, agrees to hold them as belly for the buyer. Then where the buyer, who is already in possession of the goods as belly of the seller, holds them as his own after the sale. And where the third party, for example, carrier, transporter, who holds the goods as belly for the seller, agrees and acknowledges holding them for the buyer. मतलब कि अगर गुड्स आपने देखा है कि वो लीन कर सकता है, इन ट्रांजिट स्टॉपेज कर सकता है उसको, गुड्स को अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है उनका बायर से, तो गुड्स को होल्ड भी कर सकता है या पोजीशन रोक सकता है ट्रांजिट में, उसको ट्रांजिट भी स्टॉपेज कर सकता है। देन अभी जो देखा है कि एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, और एग्जांपल भी देखें। देन रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी में बी एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। That is the rule of the delivery of goods. Delivery and payment are concurrent conditions. Unless otherwise agreed, delivery and payment must be made simultaneously. Effect of a part delivery. When a delivery of part of goods has been made with an intention to deliver the whole goods, the property in the whole goods is deemed to pass the buyer as soon as a portion is delivered. वो पार्ट डिलीवर कर सकता है या कुछ पोर्शन भी डिलीवर कर सकता है कि अगर बायर चाहे तो। When delivery of parts of goods has been done without intention of delivering the whole goods, then property do not pass. Buyer to apply for delivery, time of delivery जो अभी इसके पहले स्लाइड में देखे हैं। Then place of delivery. In case of sale, the goods must be delivered at the place where they are at the time of sale. In case of agreement to sell, the goods must be delivered at a place where they are the time of making the agreement. In case of future goods, the goods are to be delivered at the place where they are manufactured or produced. जो इन फ्यूचर में प्रोड्यूस होने वाले हैं, मैन्युफैक्चर होने वाले गुड्स के लिए ये कंडीशन रहती है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ करना है। Then delivery of goods where they are in possession of a third party. The delivery is deemed when the third person acquires that the holds the goods on behalf of buyer. Expenses, जो delivery expenses अभी जो बताया कि unless otherwise agreed, expenses of putting the goods into deliverable state is borne by the seller and expenses of delivery is borne by the buyer. अगर डिलीवरी रॉन्ग क्वांटिटी में होती है या शॉर्टेज होती है, एक्सेस डिलीवरी होती है, तो ऐसे टाइम में इन शॉर्ट डिलीवरी रिसीव्ड अमाउंट इज लेस देन द ऑर्डर्ड क्वांटिटी। जो ऑर्डर क्वांटिटी है उससे अगर कम मिल रही है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर 100 क्वांटिटी फॉर फ्रॉम सेलर एंड रिसीव्ड 90 क्वांटिटी। अगर ऐसे टाइम में अगर आपने 100 क्वांटिटी डिमांड किया है और आपको 90 बैग ही मिला है या 90 नंबर ऑफ 90 पीसेस मिले हैं, तो शॉर्टेज कितना हुआ 10 का। तो आपके पास 3 चॉइस रहते हैं वहां पर। तो आप रिजेक्ट द होल गुड्स, टू एक्सेप्ट द होल गुड्स एंड टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी और क्वालिटी यू ऑर्डर एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग। आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं होल गुड्स या रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ पार्ट रिजेक्ट करके आप जो शॉर्टेज है उसका आप उसके जो पेमेंट अगर आपने पुल किया है तो उसको डिमांड भी कर सकते हैं आप। इन दिस केस बायर हैज बिलो मेंशन ऑप्शंस उनके पास रहते हैं, और 3 ऑप्शंस वहाँ पर, जैसे कि रिजेक्ट द गुड्स, एक्सेप्ट द गुड्स, बट इफ ही एक्सेप्ट द गुड्स सो डिलीवर देन ही इज बाउंड टू पे फॉर देम एट द
कॉन्टैक्ट पेज। अगर आपने आपको शॉर्ट डिलीवरी मिली है, अगर आपने कुछ उसमें से यूज किया है, तो इनडायरेक्टली आपको क्या होता है कि बाउंड फुल रहता है आपको, कि आपको वो एक्सेप्टेबल है वो गुड्स शॉर्ट। आपको जो डिफरेंस है 10 का तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए विदाउट एनी इंटीमेशन। देन वहाँ पर एक एक्सेस डिलीवरी का भी है कि एक्सेस डिलीवरी के टाइम रिसीव्ड अमाउंट इज मोर देन द ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे कि शॉर्ट डिलीवरी है, वैसे ही एक्सेस डिलीवरी है। एक्सेस डिलीवरी में आपको ज़्यादा डिलीवरी मिल रही है, आपने 100 मंगवाए, आपको मिले 110 पीस। तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट सेम वैसा ही कर सकते हैं कि जैसे कि रिजेक्ट द होल गुड्स, एक्सेप्ट द होल गुड्स एंड एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट इज 100 एंड रिजेक्ट दैट रेस्ट ऑफ दैट इज 10। मतलब 10 जो है आप रिजेक्ट कर सकते हैं या पूरा पूरा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो रिमेनिंग पेमेंट ऑफ 10 पीस यू कैन पे टू द सेलर। देन मिक्स डिलीवरी, कि इसमें क्या है कि इट मीन्स गुड्स डिलीवर हैव द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन एज वेल देन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। जैसे कि 100 क्वांटिटी ऑर्डर किया है फ्रॉम सेलर, रिसीव्ड 50 क्वांटिटी मैचेस टू द स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट एंड 50 क्वांटिटी डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन। मतलब 100 में से 50 मैच हो रहे एज पर द कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट, और 50 मैच नहीं हो रहे। तो ऐसे टाइम में ये 3 रूल्स और यहाँ पर लागू हो सकते हैं, कि जैसे कि रिजेक्ट द होल गुड्स, एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट। If the buyer accept the whole goods, then they can't sue the seller for delivering the mixed goods. अगर उसको उसके ऊपर सू दाखिल करना करना नहीं चाहता है, तो जो 50 पीसेस है वो एक्सेप्ट कर सकता है, 50 रिजेक्ट भी कर सकता है और रिफंड भी कर सकता है, या 100 रख के उनका जो डिफरेंस है वो उसको डिमांड कर सकता है। देन इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज में if parties agree to get the goods in installment, then buyer is bound to accept the delivery thereof by installments. Where party both of party has agreed to installment delivery, so he can accept the condition. Unless otherwise agreed, the seller is not entitled to deliver the goods in installment. The delivery of goods to carrier, when goods are delivered to carrier for transmission, it is treated as does any act which amounts to uses, plays or resells goods. ये कंडीशन यहाँ पर रहती है कि अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं या सेलर ने किसी और को रीसेल किया है, then acceptance of delivery by the buyer. The buyer is deemed to have taken the delivery of goods in the following circumstances. The buyer delivery to the courier या transportation, if seller gives the goods to carrier या courier company to deliver the same to the buyer, then that does not means that the goods are delivered to the buyer. It will be considered in transit unless delivered to the buyer actually. अगर आपने कोरियर के थ्रू कोई गुड्स भेजे हैं और वहाँ पर आपको रिसीट मिली है, तो वो क्या होगा, एक्चुअल डिलीवरी हो गया, आपके हाथ से वो छूट गया डिलीवरी, मतलब गुड्स गए आपके हाथ से। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं कर सकते। या ट्रेन से आप कुछ गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, आपको पेमेंट मिला या नहीं मिला या फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन आपने अगर ट्रेन से कुछ पार्सल भेज दिया, आपने रिसीट ले लिया, तो आपके हाथ से वो पूरा 100% डिलीवरी होगा। बिटवीन
इन दिस केस अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर भी आप उसको स्टॉपेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर या कोरियर में, पोस्टेज में या रेल में ऐसा होता नहीं। अगर प्राइवेट से अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप स्टॉपेज कर सकते हैं। देन बायर हैज द राइट टू एग्जामिन द गुड्स एंड इसके बाद स्पेसिफिक गुड्स जो होते हैं, और स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, या स्पेसिफिक गुड्स टू पुट इनटू अ deliverable state. Specific goods in deliverable state when the seller has to do anything therein to order to a certain price. तब डिलीवरेबल स्टेट में मीन्स क्या, वो कंडीशन होना जरूरी है अच्छा, कि जब तक डिलीवरी वहां पर पहुंचती नहीं तब तक वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सेलर की, वो गुड्स वहां पर पहुंचने चाहिए। प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? हेलो? Yes, sir. Then sale of a certain goods and appropriation, delivery of carrier, goods sent on approval or on sale or return, resolution of right to disposal. Then डिलीवरी में परफॉर्मेंस में मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, then payment and delivery are concurrent condition, delivery and effect of part delivery, ये सब चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है अनपेड सेलर का, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नाउ टुडे इज फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेश्चन यू कैन आस्क।